हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं गति की, मोशन की। अगर आप अपनी डेली लाइफ की बात करें तो आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते होंगे जो क्या है, जिनमें मोशन होता है, या कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे देखते होंगे जो रेस्ट में होंगे। जैसे आपके घर में चेयर, टेबल, टीवी, ये जितने भी ऑब्जेक्ट के हैं रेस्ट पोजीशन में है। पर अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो मोशन में है, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विंग करती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है, कार मूव करती है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, अपनी जो हम डेली लाइफ की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। आप मतलब उनको आप ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी देख सकते हैं, मोशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन करता है, गति में होता है, तो उसकी जब पोजीशन चेंज होती है विद टाइम। क्योंकि देखिए, अगर एक चेयर है, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। अगर आपने उसकी पोजीशन चेंज करी, ठीक है, तो उसमें क्या हुई, मोशन हुआ, उसमें गति हुई विद टाइम। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम लगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कार का। देखो, कार क्या है, अगर वो पार्किंग प्लेस में है, तो अगर वो क्या है, पार्क हुई है, तो वो क्या है, रेस्ट में। पर अगर वो रोड में मूव कर रही है, तो उसमें क्या है, मोशन है। कैसे, जब उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, एक जगह से वो दूसरी जगह गई, अपनी पोजीशन चेंज करी विद टाइम, तो यही चीज क्या होता है, मोशन। तो मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। देखो, ये तो गई रेस्ट और किसकी बात, मोशन की बात। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे मोशन तो होता है, ठीक है, वहां पे गति तो होती है, पर आपको पता नहीं चलता। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि जो एयर है, हमारे आसपास क्या है, एयर है, क्योंकि हमें पता है ना कि बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, और वो एयर क्या कर रही है, मूव कर रही है। पर हमें कैसे पता चल रहा है, देखो, हम कैसे समझते हैं कि एयर हमारे आसपास है, जब अगर क्या हो, धूल उड़ रही हो, डस्ट मूव कर रही हो, या हमारी ट्रीज की ब्रांचेस, लीव्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये किस चीज को बता रही है, कि एयर मूव कर रही है, एयर का मोशन हो रहा है। तो कुछ ऐसे एविडेंस भी होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो आप देख नहीं सकते, पर आपको पता चल रहा है कि मोशन हो रहा है। देखो, कुछ सिचुएशन क्या होती है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक पर्सन के लिए तो वो क्या है, मूविंग में, और दूसरे पर्सन के लिए क्या है, वो स्टेशनरी में है। जैसे क्या होता है कि सपोज आपके बस जा रही है, उसमें पैसेंजर हैं, वो पैसेंजर जब बाहर को देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि जो किनारे से ट्रीज हैं या लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, उनका मूवमेंट कहाँ को है, बैकवर्ड है। तो उनके अकॉर्डिंग जो पैसेंजर बस में बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रोड साइड लोग हैं, ट्रीज हैं, वो क्या है, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। पर अगर इसी में कोई व्यक्ति क्या है, कोई पर्सन क्या है, रोड साइड है, और वो उसके अकॉर्डिंग जो बस है वो मूव कर रही है, पर ट्रीज क्या है, स्टेशनरी है, तो ये क्या होती है, सिचुएशन होती है, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि रेस्ट पे है या मोशन पे है, क्या, सिचुएशन बेस्ड, कि किसी एक व्यक्ति के लिए तो क्या है, वो मूवमेंट में है, और उसी व्यक्ति के अगर परसेप्शन देखें तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या है, रेस्ट में है। तो ये कहते हैं सिचुएशन होती है। उसी तरीके से क्या है कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि हमारे डिफरेंट टाइप का मोशन होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे रेक्टिलिनियर, जिसमें का एग्जांपल क्या होता है, जो हमारी कार रोड में मूव कर रही है। उसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जैसे हमारा टेबल फैन। उसी तरीके से कि हम क्या कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हमारे वाइब्रेट करते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा पीरियोडिक मोशन। तो हमारे डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, या ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे इन मूवमेंट्स का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। तो ये सब क्या है, हमने जितने भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो मूवमेंट कर रहा है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पर मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं।
देख किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें क्या है, हमने क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम, तो वहां पे क्या होता है, मोशन होता है। तो उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट से। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एज्यूम कीजिए कि आपके गांव में कोई स्कूल है जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ में। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, स्कूल की पोजीशन बताई, पर किसके रिस्पेक्ट में, रेलवे स्टेशन से। क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में। पोजीशन की इसकी बताई स्कूल की, पर किसके रिस्पेक्ट में बताई, रेलवे स्टेशन से। तो इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो हम रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, नीड होती है, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारा क्या है, सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है, जहां पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, जिसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ओ से। हमारा पॉइंट ओ क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि हमने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे बताते हैं, उसके रेफरेंस पॉइंट से। और रेफरेंस पॉइंट ही क्या होता है, उसका ओरिजिन। ओरिजिन मीन जहां से स्टार्ट होता है। तो हमारे ऑब्जेक्ट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ओ से। हमारे जो ए, बी और सी हैं, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट डिफरेंट इंस्टेंट। मतलब क्या है कि 25 में हमारा क्या, कौन सी उसमें होगा ऑब्जेक्ट, सी पोजीशन में। 35 में क्या होगा, हमारा बी पोजीशन में। तो ये क्या है, ए बी सी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे ऑब्जेक्ट का है ओरिजिन ए से, रेफरेंस पॉइंट ओ से क्या है, चलना स्टार्ट हुआ, मूव हुआ, तो कहाँ पे पहुंचा, सी पे। उसके बाद सी से बी में, बी से ए में। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, ओ ए कितना हो गया हमारा, 60। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ओ से ए तक कि कितनी डिस्टेंस या कितनी उसने टोटल पाथ कवर किया, 60 किलोमीटर। यहाँ पे क्यों किलोमीटर, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो क्या है, किलोमीटर में दी है। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मूव बैक कर रहा है, पीछे को मूव कर रहा है। कैसे, ओ ए से बी में, बी से सी में। तो हमारी कितनी डिस्टेंस कवर्ड हुई, ए सी। क्योंकि हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ओरिजिन पे नहीं ले जा रहे, उसको हम कहाँ पे ले जा रहे, सी तक। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव होगा, ए से बी में, बी से सी में। तो 60 माइनस 25 कितना हो गया, 35। ठीक है। तो 35 किलोमीटर हो गया। तो हम टोटल, हमने क्या कहा कि हमारे ऑब्जेक्ट ने टोटल, जैसे हमारी कार है वो रोड में चल रही है, हम कह रहे हैं कि वो कार कहाँ से चलना स्टार्ट हुई, वो दिल्ली से चलना स्टार्ट की, उसे लखनऊ जाना है। ठीक है। अब वो क्या है, डिफरेंट, क्योंकि हम डिफरेंट इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहले वो क्या है, आधे रास्ते पे सी पॉइंट पे पहुंची, फिर बी पॉइंट पे पहुंची, फिर ए पॉइंट में। तो टोटल ओ ए कितना है कि दिल्ली टू लखनऊ कितना है, 60 किलोमीटर। होता नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ओ ए क्या है कि दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी कितनी बता दी, 60 किलोमीटर। अब क्या है कि वो सी पॉइंट पे जाना है, उसे वापस दिल्ली नहीं आना है, उसको क्या है, सी पॉइंट पे जाना है। तो क्या है, वापस जाते वक्त भी बी पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर सी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो हमको एसी कैसे पता चल जाएगा, 60 माइनस 25 कर लेंगे, तो कितना आ गया, 35। तो टोटल अगर हमने कितना हमारे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है, तो कितने आ जाएगा, ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू 95 किलोमीटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो पाथ कवर कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करते। अगर आपसे किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन आप नहीं बताते हैं अपने डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए।
देखो कुछ क्वांटिटीज क्या होती हैं जो हमारी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्क्राइब करती है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे अभी आपने डिस्टेंस पढ़ा ना, उसमें आंसर आया 95 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस की क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, हमारी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है। जो आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा कि हमारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ से सी में, सी से बी में, बी में ए में, तो अगर आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि आपकी इनिशियल पोजीशन से आपकी फाइनल पोजीशन के बीच की कितनी डिस्टेंस है, तो इस डिफरेंस को, जो आपका इनिशियल टू फाइनल होता है, इस डिफरेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके इनिशियल, जो क्या होता है, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से उसका फाइनल पोजीशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है से उसकी फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो सबसे कम होता है ना, जो बहुत छोटी दूरी होती है, जो छोटी डिस्टेंस होती है, उसको मेजर करना ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, जितनी भी उसने अपनी टोटल पाथ कवर्ड किया है उस ऑब्जेक्ट ने, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट ने अपना प्लेस चेंज किया, उस में भी क्या है, उसके इनिशियल जो स्टार्टिंग पोजीशन है उससे उसकी फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करना डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, क्या वो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा, कि हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस के जो ट्रेवल की है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। इसके लिए हम उसी एग्जांपल से समझते हैं कि हमने, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट ओ से क्या है, मूव करा, मूव करके क्या हुआ कि वो कहाँ पहुंचा, ए तक। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 60 किलोमीटर। क्योंकि अगर हम डिफरेंस पता करें, हमारा ओ क्या है, हमारा इनिशियल पोजीशन, और ए क्या है, हमारी फाइनल पोजीशन, तो हम इनिशियल से फाइनल का अगर डिफरेंस पता करें तो 60 माइनस 0 कितना होता है, 60 किलोमीटर। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 60 किलोमीटर। अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए तक पहुंच गया, ए के बाद वो कहाँ पे पहुंच रहा है, बी पर, तो अब हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो कितनी हुई, 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इक्वल टू 85, 60। ठीक है, 60 क्या हो गया, ओ ए, और ए बी कितना हो गया हमारा, 25 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की, डिस्टेंस तो पता चल गई हमें कितनी है, पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करें तो कैसे पता चलेगा, हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, बी, और हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ। तो अगर इसका डिफरेंस देखें तो 35 माइनस 0 तो कितना आता है, 35 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारे इनिशियल टू फाइनल जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करना हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस एग्जाम्पल पे क्या है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, 35 किलोमीटर है, और हमारी डिस्टेंस कहिए, ये पाथ लेंथ कीजिए, वो कितनी है, 85 किलोमीटर। तो दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मोशन के टाइम में, जब क्या है कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। पर जो डिस्टेंस होती है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर की ही होगी। अगर क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ क्या है, डिस्टेंस कवर की, कुछ ना कुछ उसने अपना ट्रेवल किया या पाथ कवर्ड किया। पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। कैसे, देखो हमने अपने एग्जांपल पे क्या किया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ओ से कहाँ गया, सी में, सी से बी में, बी से ए में, ए से बी में आया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 35 किलोमीटर।
पर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को वापस किस पे पोजीशन पे पहुंचा दे, उसके इनिशियल पोजीशन पे ओ पे, ठीक है, वो ओ से ही उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और ओ में ही उसने अपनी जर्नी खत्म की, तो उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी क्या पोजीशन चेंज हुई, उसकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई, जहां पे उसने स्टार्ट किया वहीं पे उसने खत्म किया, तो यहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने इस जर्नी में, तो वो क्या हुआ, पहले ओ से ए में गया और फिर वो ए से ओ में गया, तो ओ ए कितना था, 60 किलोमीटर, और ए से ओ तक की भी डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हुई, 120 किलोमीटर। तो पहले क्या है, अगर आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, तो दिल्ली से लखनऊ जाने में कितना आपने डिस्टेंस कवर करी, 60 किलोमीटर। वहां से वापस आप दिल्ली आए, अभी आप कहीं बीच में नहीं रुके, आप वापस दिल्ली पहुंच गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 120 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस कवर की। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो गया, तो मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0। तो हमने क्या समझा कि हमारी टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यूज होती है हमारे ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही ऑब्जेक्ट के मोशन को बता रहा है। जो डिस्टेंस क्या है, हमारे ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर करी है या पाथ कवर किया ऑब्जेक्ट ने, डिस्टेंस वो बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, कि वो उसकी लोकेशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट की लोकेशन को कौन बता रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हमारे ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। अब समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें भी आप कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर करें जो क्या है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज हमारा जो ट्रेवल कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, वो क्या है, फर्स्ट सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट सेकेंड में वो 5 मीटर, मीन्स जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, सेम है। हर एक सेकेंड में वो क्या है, 5 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को क्या करता है, कवर करता है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स समान, एक जैसा, तो डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है, और टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। तो जब ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल और टाइम को कवर करता है, तो हम उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें जो टाइम इंटरवल होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ की बात करें, जहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम का इंटरवल तो क्या है, इक्वल है, पर डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके का मोशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे क्या है कि कोई भी कार क्राउडेड एरिया में मूव कर रही है, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, वहां पे कार मूव कर रही है, तो वहां पे क्या है, टाइम ऑफ इंटरवल तो क्या है, इक्वल है, पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। या कोई व्यक्ति पार्क में क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अब समझते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। देखो, आपको फिगर में दिख रहा होगा, क्रिकेट का मैच दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो बॉलिंग की स्पीड दी है वो अलग अलग दी है, ठीक है, 140, 143, 145 डिफरेंट आपको बॉलिंग स्पीड दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन को अगर आप सोचो कि आपकी बॉलिंग स्पीड क्या है, बॉल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, पर स्पीड क्या है उसकी अलग अलग है। तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल ये समझिए, जैसे कि रेस हो रही है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हम बच्चों को ले लें। अब बच्चे क्या है, 100 मीटर की दौड़,
तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। अब उन्होंने 100 मीटर की दौड़ लगानी है, तो उनका जो अमाउंट ऑफ टाइम होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी से रन कर रहा है, बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी से मोशन कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। कुछ तो क्या है तेजी से दौड़ेंगे, कुछ स्लोली दौड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है जो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस चाहे तेज दौड़ने वाला हो या धीरे दौड़ने वाला, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर अमाउंट ऑफ टाइम है क्या है, वो बदल जा रहा है। जो तेजी से दौड़ेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो धीरे धीरे दौड़ेगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसका रेट डिफरेंट और सेम हो सकता है, क्योंकि क्या है, क्या पता दो बच्चे सेम रेट से डिस्टेंस को कवर करें या डिफरेंट रेट ऑफ से हमारी मोशन या जो रेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो रेट है मूवमेंट का वो डिफरेंट और सेम हो सकता है। हम जो रेट ऑफ मोशन को मेजर करते हैं, कि कैसे मेजर करते हैं हम रेट ऑफ मोशन को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस जैसे यही है हमारी पिच है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कितने टाइम में क्या किया गया, ट्रेवल किया गया या कवर किया गया, इसी से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ मोशन को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ मोशन को हम, इस क्वांटिटी को हम रेफर करते हैं एज ए स्पीड। मतलब अगर हम कोई आपसे पूछे कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है, वो होता है स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है या रेट ऑफ मोशन क्या है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है टी, और डिस्टेंस क्या होता है, सपोज हम डी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डी, डी क्या है डिस्टेंस, टी क्या है टाइम। तो इसीलिए हमारी जो स्पीड की एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, की कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन यूनिट टाइम। अब क्या है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, मीटर पर सेकंड। पर अगर आपको मीटर इंटू सेकेंड लिखना है तो क्या हो जाता है, -1 आ जाता है। ये मतलब आपने मैथ फिजिक्स में ये कॉमन है, इनको समझिएगा कि नॉर्मली आप अगर स्पीड की कोई एसआई यूनिट पूछता है तो वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, एम अपॉन एस या एम इंटू एस की पावर -1। हम मीटर को आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि मीटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर उसकी हायर मतलब डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किलोमीटर पर आवर्स। तो ये क्या है, यूनिट होती हैं, पर हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो स्पीड की मीटर पर सेकेंड होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसके लिए हमें उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताने के लिए। जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होना जरूरी नहीं, क्यों हम नहीं कह सकते कि वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, एक समान होगी। ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादातर, उसके अगर हम स्पीड बताने की कहेंगे तो उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हमारी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब हमारा डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, और टाइम क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए रेट ऑफ मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं उसकी एवरेज स्पीड में। क्योंकि क्या है, एक बार उसकी डिस्टेंस क्या है d1, एक बार उसकी स्पीड क्या हो गई d2, तो अभी डिस्टेंस क्या होगी, अनइक्वल होगी, सेम तो है नहीं, कि d अपॉन टी तो हम लिख नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड यूज करते हैं रेट ऑफ मोशन को बताने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट ने जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या है कि हमारी जो एवरेज स्पीड होगी, जो रेट ऑफ मोशन होगा, वो कितना होगा, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि जितना डिस्टेंस को
ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया है उस ऑब्जेक्ट ने, वही क्या होती है, उसकी एवरेज स्पीड होती है। सपोज आपका ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, s, कितने टाइम में, t टाइम में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v। तो हम अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू s अपॉन t। s क्या है हमारी डिस्टेंस, t क्या है हमारा टाइम। एक कार है जो कितनी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितने टाइम में, 2 आवर्स में, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर्स। क्यों, हमारा 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कितनी है 100 और हमारा टाइम कितना है 2, इसीलिए हमारी स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब क्या है कि हर टाइम पे हमारी जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स की के टाइम पे तो ट्रेवल करेगी नहीं। अगर हम कहेंगे कि हमारी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो हमारी कार तो हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर्स पे ही ट्रेवल कर रही है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्या है, कभी कार क्या है तेजी से ट्रेवल करेगी या कभी धीरे धीरे ट्रेवल करेगी, तो हमेशा हमारी एवरेज स्पीड सेम नहीं होगी। ठीक है, क्यों, इसीलिए क्या है, जो रेट ऑफ मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताने के लिए यूज होता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है कितना, 16 मीटर, कितने टाइम में, 4 सेकंड में। दूसरा ऑब्जेक्ट 16 मीटर कितने सेकंड में, कितने टाइम में, 2 सेकंड में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने, 16 प्लस 16, दोनों टाइम क्या है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो टाइम तो बदल गया, क्योंकि हमारा क्या है, एक बार उसने कम टाइम लिया, एक बार ज्यादा टाइम लिया, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्योंकि जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट टाइम कितना ट्रेवल किया, 16 मीटर, सेकेंड टाइम 16 मीटर, तो कितना हो गया, 32 मीटर, और टाइम कितना लिया, एक बार उसने 4 सेकेंड लिया, नेक्स्ट टाइम उसने 2 सेकेंड लिए, तो टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड। तो फॉर्मूला लगा के अगर हम आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5.33 मीटर सेकेंड माइनस, जो ये पावर दिख रही है एस की पावर -1, या आप कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, जो हमारी क्या होती है, स्पीड की एसआई यूनिट होती है। तो इस टाइम पे हमारी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 5.33 मीटर पर सेकेंड। अभी आप समझे स्पीड क्या होता है। अगर हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताएं, कि हम क्या कह रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ मोशन होता है, अगर हम उसको किस तरीके से उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस टाइम पे जो हमारी क्वांटिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारी स्पीड ही होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है, पर वेलोसिटी के केस में हम ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसके मूवमेंट का बताते हैं, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, पर वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए जाते हैं। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो जाती है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे और डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि हमारा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या दोनों में। अगर ये चेंज होंगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म या वेरिएबल हो सकती है। समझ गए कि वेलोसिटी स्पीड ही होती है, पर स्पीड में हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ उसी को बताते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड है। पर वेलोसिटी में क्या है, हम डायरेक्शन भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, इसीलिए हमारी वेलोसिटी क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन पे, जो हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उस पर डिपेंड करती है। ये चेंज होगी तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, हमारी एक सीधी लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एट ए वेरिएबल स्पीड, इस टाइम पे स्पीड क्या हो रही है,
वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है, हर बार क्या है बदलते जा रही है। तो इस टाइम पे जो हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ मोशन का किस टर्म में, एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में। मतलब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमारी जो रेट ऑफ मोशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्पीड चेंज होते रहते हैं। जो हमने स्पीड में समझा था ना कि हमने एवरेज वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि स्पीड बदलते जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमारा क्या है स्पीड बदलते जा रही है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड के थ्रू। वैसे अगर क्या है हमारा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जहाँ पे क्या है वेरिएबल स्पीड है, तो जो रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड होता है या आप कह सकते हैं जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सेम वे है जैसे हमने अपनी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करी, वैसे हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। इन केस हमारी वेलोसिटी क्या है, उसका जो हमारी जब वेलोसिटी है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म रेट से। अभी क्या हमने क्या पढ़ा कि जब हमारी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है, तब तो हम जैसे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की वैसी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की। पर किस केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो भी पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टाइम क्या है फिक्स्ड है, उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अरिथमेटिक मीन से हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। किस केस में, जब हमारा मोशन क्या है यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अरिथमेटिक मीन से। तो क्या हो गया फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, क्योंकि अरिथमेटिक मीन हो रहा है तो इसलिए अपॉन 2। मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं इसको, v आपने जो नीचे दिख रहा है वो ए वी क्या है एवरेज वेलोसिटी, u किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, v फाइनल वेलोसिटी को अपॉन 2। तो ये है हमारे एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है या आपका मोशन क्या है यूनिफॉर्म हो रहा है। तो हम समझ गए कि ए वी क्या हमारी एवरेज स्पीड है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारी स्पीड क्या है वेलोसिटी है, पर स्पीड वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड के केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताई जाती हैं दोनों एक ही चीज। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी कोई कार है, उसके ऑडोमीटर ने क्या कोई ट्रिप स्टार्ट हो रही है, उसने क्या डिटेक्ट करा कि हमारी जो ट्रिप है वो कितनी है 2000 किलोमीटर, और हमारी जब ट्रिप कंप्लीट हुई तो उसने कितना दिखाया 2400 किलोमीटर। इस ट्रिप को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 8 आवर्स। अगर हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, किस में कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकंड दोनों में कैलकुलेट करना है। तो अभी तो हमें पता है कि हमारी यूनिट किस में दी है, किलोमीटर और आवर्स में, तो हमारा किलोमीटर पर आवर्स आंसर निकलेगा, फिर हम उसे चेंज करेंगे। समझ गए कि हमारे ऑडोमीटर ने कार जो रीडर था उसने रीड करा कि ट्रिप स्टार्ट करते वक्त कितना है ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर, और जब हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई तो 2400 किलोमीटर हमारी ऑडोमीटर ने शो किया। अगर हम बात करें कि हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड की कार ने वो कितनी करी, तो हमारा एस कितना हुआ 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ट्रिप कंप्लीट हुई कितने में कंप्लीट हुई 2400 में, और स्टार्ट जब हमने ट्रिप स्टार्ट की तो कार के ऑडोमीटर ने कितना रीड किया 2000 किलोमीटर। तो हमारा कितनी डिस्टेंस कार ने ट्रेवल करी 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 8 आवर्स। तो हमारी एवरेज स्पीड होगी कार की वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई एवरेज स्पीड नहीं निकाल सॉरी हमारे कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ है, हमारा जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं रही है, सेम है। तो इसीलिए क्या है सिंपल हम फॉर्मूला लगा रहे हैं अपनी स्पीड का एस अपॉन
तो हमारा डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर और हमारा टाइम कितना लगा 8 आवर्स। तो आंसर कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर्स। जो ये -1 है आप समझ गए होंगे कि ये इसलिए है क्योंकि हमारा पर से ये ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो -1 आ जाता है। हमारी किसी भी पावर को अगर आप ऊपर ले जाते हैं, नॉर्मली क्या है वो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर अपॉन आवर्स, पर अगर हम क्या है मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा किलोमीटर इंटू आवर्स -1। किलोमीटर पर आवर्स में तो हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर्स। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में निकाले तो क्या करते हैं हम 100 मीटर डिवाइड बाई 3600 सेकंड से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता चल गया हमारी कार की जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर सेकेंड में 13.9 मीटर पर सेकेंड आई। ठीक है, अब समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कि अगर हमारी जो वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है तो क्या होगा। सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, जहाँ पे क्या है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है, यूनिफॉर्म मोशन यही तो होता है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें इस टाइम पे क्या कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इस केस में जहाँ पे हमारी वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या हो गया है फिक्स हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो उस टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी में चेंज होता है वो कितना होता है 0, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है यूनिफॉर्म मोशन में, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के अरिथमेटिक मीन्स को निकाल के। पर आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, फिक्स्ड हो गई, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती रहती है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब क्या है हम कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंट वैल्यूज आएंगी डिफरेंट इंस्टेंट में, डिफरेंट पॉइंट में। ठीक है, कोई पाथ है, कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इस टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो आप कह सकते हैं कि हर पॉइंट में क्या है बदल रही है। तो इसी वजह से हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती है। तो इसीलिए जो चेंज होता है वेलोसिटी में वो 0 नहीं होता है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है, इसीलिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब अगर हम कहें चेंज इन वेलोसिटी, अभी तो हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड। अगर हमको चेंज इन वेलोस किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी बताई गई है, वो क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे मेजर करते हैं कि हमारी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है कब, पर यूनिट टाइम। सिंपल, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही चीज क्या होती है एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, कहाँ से, इनिशियल वैल्यू u से फाइनल वैल्यू v तक, क्योंकि ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे क्या है हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो अगर हमारा इनिशियल वैल्यू क्या है u, फाइनल वैल्यू क्या है v इन टाइम t, तो हमारा एक्सीलरेशन a कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ क्या है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। v माइनस u क्या है हमारा जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला क्या हो गया एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। जो हमारा एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव होता है अगर हमारा एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। मींस जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है तो हम एक्सीलरेशन को क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। पर अगर हमारा
जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो और एसिलेशन अपोजिट है। मींस अगर इस डायरेक्शन में हमारा एसिलेशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इस टाइम पे जो हमारा एसिलेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एसआई यूनिट होती है एसिलेशन की मीटर पर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2। सपोज कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल टाइम से क्या हो रही है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिपेंड करता है। तो उस टाइम पे जो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, इक्वल। अगर हमारी चीजें क्या है, इक्वल है, एक समान है, तो वहां पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। जैसे अगर आप ऊपर से कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो वो क्या है, नीचे को गिरेगी, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल टाइम में क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो इस टाइप की जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। क्योंकि वहां पे क्या है, जो एसिलेटेड मोशन है वो यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि अमाउंट और टाइम इक्वल हो गया। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन कर रहा है, मींस कि उसकी वेलोसिटी चेंज क्या है, वेलोसिटी चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म रेट में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म समझ गए कि जहाँ पे अमाउंट इक्वल है, टाइम इक्वल है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, जहाँ पे हमारा जो, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी में चेंज या जो अमाउंट है वो अनइक्वल है। ठीक है, जैसे हमारी कोई एग्जाम्पल के लिए कोई हमारी कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड में, तो उसकी स्पीड क्या है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। क्योंकि हर एक जो इंटरवल टाइम होगा वो तो इक्वल होगा, पर अनइक्वल अमाउंट से उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इस टाइम पे जो कार का मूवमेंट है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, क्योंकि अमाउंट क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। एग्जाम्पल से एसिलेशन को समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड। ये है फर्स्ट केस में। देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of bicycle come down to 4 मीटर पर सेकेंड। जहाँ अब वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। कब, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द बोथ केस। दोनों ही केस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस की बात करें, जब क्या हुआ, उसने स्टेशनरी पोजीशन से अपनी साइकिल को पैडल करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 0, क्योंकि स्टेशनरी केस है ना, रुकी हुई है। तो इनिशियल केस क्या है, u इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 30 सेकेंड। हमको फॉर्मूला पता है एक्सीलरेशन का, क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है कि हमारा v कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, u कितना है, 0, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। इस टाइम पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ब्रेक लगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो आंसर कितना आ गया, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि 4 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, इसीलिए क्या है, वैल्यू क्या है, नेगेटिव। डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। स्पीड में आपसे मैग्नीट्यूड बताते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताते हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हमारा, ये सिर्फ साइन के बारे में बता रही हूँ, अगर हमारा क्या है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव वैल्यू में आएगा। अब समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो, जो ग्राफ होता है ना, एक कन्वीनियंट मेथड है किसी भी इवेंट की
बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं ना कि हर टीम है किस तरीके से खेल रही है, किस तरीके से उनकी प्रोग्रेस है, उसको वर्टिकल बार ग्राफ से शो करते हैं कि इस तरीके का रन रेट है हर टीम के प्लेयर ने या हर टीम ने किस तरीके से अपना, ये कह लीजिए कि किस तरीके से उनका रन रेट है, ठीक है, किस तरीके से वो रन बना रहे हैं, इसको हम वर्टिकल बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो ग्राफ एक कन्वीनियंट मेथड होती है किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। इसी तरीके से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ यूज कर सकते हैं। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जैसे टाइम पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ जो होता है दो क्वांटिटी के बीच में बनता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनते हैं हमारे ग्राफ। तो एक साइड हमारी या तो वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस होगी, या दूसरी साइड टाइम होगी। इसीलिए हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है हमें अपने बार ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहला ग्राफ समझते हैं हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है विद टाइम तो वो क्या बताता है, मोशन बताता है। तो इस ग्राफ से कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है टाइम के साथ उसको हम ग्राफ में शो कर रहे हैं। हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने अपनी एक्स एक्सिस में क्या लिया, टाइम, ठीक है। ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया, टाइम, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप डिफरेंट कंडीशन को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, या रेस्ट में। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अपने ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को शो कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल करता है तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, जो मोशन होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसीलिए जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड वाला है। यहाँ पे क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम भी बढ़ता जाएगा। हमारा जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जो क्या है, जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसके अगेंस्ट, टाइम के, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। ये क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, इसीलिए जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। जो हमारा पोर्शन ओ बी है ना ग्राफ में, ये क्या बता रहा है कि हमारा जो डिस्टेंस होती है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है, क्योंकि रेट क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल टाइम से कवर किया जा रहा है, ट्रेवल किया जा रहा है, तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज एक ही होती है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी बताई जाती है। हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताने के लिए। मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी है तो आप डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहा है, वही चीज क्या होती है, स्पीड होती है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज कर सकते हैं। देखो अब हम समझते हैं कि अगर आपने एक स्मॉल पार्ट जो आपका क्या है, ए बी, इसको कंसीडर किया, जो आपको ग्राफ में दिख रहा है ना, ये इस पॉइंट से ये ए बी, अगर हम क्या करें, जो हमारा एक्स एक्सेस है, टाइम है, जो वहां पे एक पैरेलल लाइन खींच दें ऐसे, और ऐसे ही हम अपनी वाई एक्सेस पे एक पैरेलल लाइन खींच दें इस तरीके से। तो ये दोनों लाइनें जो हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पैरेलल हमने खींची ए बी पे, वो कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट सी पे, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, ए बी सी ट्राइंगल बन गया। तो ए बी सी में जो हमारा ए सी है वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारे
टाइम इंटरवल्स को, क्योंकि ये लाइन हमने किसके पैरेलल खींची, हमारी एक्स एक्सिस की, जो एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, टाइम की वैल्यू है। तो इसीलिए हमारा एसी की चीज को डिनोट कर रहा है, टाइम इंटरवल को T2 माइनस T1। इंटरवल मीन्स जो हमारा फाइनल और इनिशियल है उसको हम माइनस करते हैं, तो इससे हमारा टाइम इंटरवल कैलकुलेट होता है। वैसे ही हमारा जो बीसी लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है, हमारी डिस्टेंस को, S2 माइनस S1, क्योंकि किसके पैरेलल खींची गई है, वो हमारे डिस्टेंस के। तो आपने देखा कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट O से जब मूव करा, कहाँ पे पहुंचा, A से। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है वो कहाँ से, A से B पे है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, S2 माइनस S1, कितने टाइम में, T2 माइनस T1। तो हमें स्पीड निकाल लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, V इक्वल टू S अपॉन T। पर यहाँ पे क्या है, हमारी जो मूवमेंट है वो अनइक्वल है, तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी होगी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या हो गया, ऊपर हमारे हो गया जो डिस्टेंस कवर की, नीचे कितना कितना टाइम कवर किया, सॉरी जितना हमारा टाइम इंटरवल है। तो इसीलिए जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन को शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो हमने ये टेबल दी है ना, कि हमारी कोई कार है वो एक फिक्स जो टाइम इंटरवल है कितना, 2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे से यहाँ पे कितने का इंटरवल है, 2 से 4 में भी 2, क्योंकि अगर आप क्या कह रहे हैं कि हमारे जब टाइम कितना था, 0 सेकेंड था, तो कितनी डिस्टेंस कार ने ट्रेवल करी, 0। जब उसने आफ्टर 2 सेकेंड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1। आफ्टर 2 कितनी करी, 4। तो टाइम और डिस्टेंस हमने क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा क्या है, डिस्टेंस बढ़ा, टाइम भी बढ़ता गया, पर टाइम इंटरवल फिक्स है 2 सेकेंड में। तो क्या है कि अगर हमारी कोई कार क्या कर रही है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने टाइम इंटरवल में, 2 सेकेंड में, तो इसको हम ग्राफ में इस तरीके से दिखाएंगे। हमें पता है एक्स एक्सिस में हमारा टाइम है और वाई एक्सिस में हमारी डिस्टेंस है। हमें क्या है, हमारा हमारा इंटरवल्स क्या है, टाइम के इक्वल है। तो कितना हो गया, 2 में ये इस तरीके से, इसीलिए है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है, जहां पे हम कार के मोशन को शो कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके पहले ग्राफ में आपने क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन देखी थी। दूसरे ग्राफ में आपने क्या देखा था, इस तरीके से आपने अपना ग्राफ देखा था। तो जो हमारा फर्स्ट वाली फिगर था ना, जो ग्राफ था हमारा डिस्टेंस टाइम के बीच में, वो यूनिफॉर्म मोशन का था। और ये क्या था, हमारे नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल अमाउंट विथ इक्वल रेट ऑफ टाइम। मतलब हमारा टाइम तो क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पर अमाउंट या आप कह सकते हैं जो मोशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल की जा रही है, तब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इसीलिए आपका ये जो ग्राफ था वो इस तरह का नॉन लीनियर आपका ग्राफ शो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्म था, या स्पीड क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी। अब समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के क्या है में मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया कि कोई भी जो ग्राफ है उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी दो फिजिकल वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमारी दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो इस ग्राफ में एक हमारा वेलोसिटी है, दूसरा टाइम। तो इन दोनों के बीच के ग्राफ को समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, हमारी एक्स एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को, और वाई एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमारे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में क्या है,
कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट होगी, क्योंकि मोशन क्या है ऑब्जेक्ट का, यूनिफॉर्म। हमने पहले ही पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए आपको एक ग्राफ में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, किसके अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी कार जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है, तो वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, कब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टाइम। देखो, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करना, कहाँ से, उसके इनिशियल टू फाइनल, वही चीज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो क्या है, हमारी कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, टाइम एक्सेस के। ठीक है, और टाइम एक्सेस क्या है हमारी, ये एक्स एक्सेस। अब हमने देखा कि हमारी जो कार है, अगर हम उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें कि वो कितना मूव कर रही है, तो वो क्या हो गया, T1 और T2 मूव कर रही है। सॉरी, यहाँ पे है T2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट है ए से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे डालेंगे, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे डालेंगे T2 पे। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया कि जो हमारी वेलोसिटी है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर्स, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट AC और PT, कितने टाइम पे, T2 माइनस T1। ठीक है, जो क्या दिखा रहा है, लेंथ AB से दिखा रहा है ये, क्योंकि इसके हम क्या कह रहे हैं कि हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, टाइम एक्सेस के। तो ये क्या हो गया हमारा, या आप कह लीजिए टाइम एक्सेस है, या AB लाइन क्या है, हमारा टाइम है, या आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो हमारी कार की डिस्टेंस कितनी हो गई, S, कितने टाइम के लिए, T2 माइनस T1 के लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, S इक्वल टू AC इंटू CD। AC क्या हो गया हमारा, ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन खींची, और आपका CD क्या हो गया, जो आपकी एक्स एक्सेस है, जो टाइम है, क्योंकि हमने क्या कहा, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्स एक्सेस के या टाइम एक्सेस के। तो आपका कितना हो गया डिस्टेंस, 40 ब्रैकेट में T2 माइनस T1 किलोमीटर। ये आपका टाइम नहीं है, T2 माइनस T1, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। पर किस केस में आपके, कि जब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो आपका क्या आ जाता है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस केस में हमारा, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो वहां पे हमारी डिस्टेंस S इक्वल टू कितना हो जाता है, 40 ब्रैकेट में T2 माइनस T1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। और इसको आप किसके इक्वल करते हैं, जो हमारा एरिया होता है रेक्टेंगल ABDC का, जो शेडेड एरिया है ना, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कि कोई फॉर्मूला आया तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। सपोज आप, एक कार है, उस क्या है, वो स्ट्रेट रोड में एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका क्या कर रहा है, इंजन को टेस्ट किया जा रहा है। जो उस कार में क्या है, रिकॉर्ड की जा रही है कि उसकी हर 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आपका जो टाइम इंटरवल हो गया, वो क्या हो गया, 5 सेकेंड, मीन्स इक्वल टाइम हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर दोनों में, क्योंकि देखिए, जहां पे आपको अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था ना कि किलोमीटर पर आवर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी वैल्यू है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में। और आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, वो क्या है, 5 सेकेंड।
ये टेबल जो आपको दिख रही है, ठीक है। इस केस में जब आपकी कार क्या है मूव कर रही है एक इक्वल इंटरवल और टाइम में, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब आपका अमाउंट और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, मींस यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसीलिए आपको क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है आपका, एक यूनिफॉर्म लाइन में हो रहा है। इसीलिए जितने भी यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देंगे, क्योंकि आपका अमाउंट और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या कार की जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ में जो आपको ए बी सी डी मिल रहा है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर आपका क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मींस आपकी जो अमाउंट है या जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल जो टाइम इंटरवल है, तो वहां पे क्या होगा, आप ए बी सी डी से आप जो भी कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो एरिया क्या है, ये ए बी सी डी जो आपको ये स्क्वायर शेप दिख रहा है ना, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, अपनी डिस्टेंस की कितनी कार ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की है, जिसे आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपके एक्सीलरेशन की वजह से आपकी कार का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इस केस में तो आप उस कार की डिस्टेंस एस को कैसे मेजर करेंगे, ए बी सी डी जो आपको टाइम ग्राफ में ये दिख रहा है ना, ए बी सी डी ई, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस एस को। किस केस में, जब आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एक्सीलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, आप ए बी सी डी से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अगर जो आपकी वेलोसिटी का चेंज है वो क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप ए बी सी डी ई से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट। तो क्या है कि अगर हमारे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो आप डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ए बी सी डी ई, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, और ट्राइंगल आपने इस तरीके से अपना देखा था ना ग्राफ में, तो इस तरीके का बनाता, तो इसके एरिया जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है इसका एरिया और ट्राइंगल का एरिया ए डी ई का एरिया कैलकुलेट करके आप अपनी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो बी ए बी इंटू बी सी प्लस हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है, ए डी इंटू डी। ये तो आप समझ गए कि किस केस में, यूनिफॉर्म केस में, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, उस केस में आपने समझ लिया कि कैसे आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, जहां पे क्या है कि आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या है, कोई भी शेप शो कर सकता है ना, क्योंकि क्या है कि आपकी जो मोशन है वो उसमें वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में इक्वल रेट ऑफ टाइम में क्या कर रही है, मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। तो आपको कोई भी शेप दे सकता है, जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ में क्या है कि जैसे जैसे आपकी क्या है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो इस तरीके से नीचे को डाउन हो रही है ना, नीचे को इस तरीके का ग्राफ दे रहा है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ।
सेकंड ग्राफ में आपको क्या दिख रही है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से क्या है कि आपकी वेलोसिटी कभी तो इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, तो इस तरीके का आपको ग्राफ दे रहा है। तो यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो शेप है वो कोई सा भी हो सकता है आपके ग्राफ का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मोशन के लॉ के बारे में समझेंगे। थैंक यू।